15 दिसंबर को एक खबर के मुताबिक जनरल A.K. नियाज़ी ने जगजीत सिंह अरोड़ा को मैसेज भेज दिया था कि हम अब हथियार डालने के करीब हैं। 15 दिसंबर को सलामती कौंसिल में करारदादों के 2 मसवदे सर्कुलेट हो रहे थे। एक पोलैंड की करारदाद का मसवदा था जिसका बहुत जिक्र होता है, तो भुट्टो साहब ने उसको पढ़ दिया था, लेकिन उस पर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही थी। एक और करारदाद बरतानिया और फ्रांस की तरफ से सर्कुलेट की गई थी, उसका मसवदा, जिस पर बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी। और उस करारदाद में जो तजवीज़ किया गया था वो ये था कि जंगबंदी फौरी तौर पे अमल में लाई जाए, फ़ौजों का इनखला किया जाए और सियासी तस्फिया करके अवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए। पोलैंड की करारदाद भी इससे मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें वाज़े तौर पर शेख मुजीब और अवामी लीग को इक़्तिदार मुंतकिल करने की नाम लेके बात की गई। तो पोलैंड की करारदाद के बजाय ये करारदाद जिसमें नाम नहीं लिए गए थे, बरतानिया और फ्रांस की तरफ से पेश की गई थी कि जंगबंदी करके फ़ौजों का इनखला अमल में लाया जाए और इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाए। वह दूसरे लफ्ज़ों में ये करारदाद ये मौका मुहैया कर रही थी कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़ पर सरेंडर कर दें। 15 दिसंबर को जब ये बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी तो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऑफिशियली एक एमरजेंसी इजलास सलामती कौंसिल का तलब करने की दरख्वास्त की। और सलामती कौंसिल का ये वो मशहूर इजलास है जिसमें भुट्टो साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की और ये कहते हुए असम्बली से वॉकआउट कर गए कि मैं इस सरेंडर का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसमें ही उन्होंने वो कागज़ भी जो उनके सामने रखे थे वो खास करते हैं कि ये लोग कहते हैं पोलैंड की करारदाद थी। करारदाद कोई नहीं थी, अभी मसवदे ही थे और वो उनके नोट्स थे। वो कागज़ कभी किसी ने नहीं उठा कर देखे कि क्या थे, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वो कागज़ इतने अहम नहीं हैं। जो बरतानिया और फ्रांस की करारदाद का मसवदा है उस पर जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि भुट्टो साहब ने सलामती कौंसिल से वॉकआउट कर दिया था और कहा था कि मैं अब अपनी कौम के पास वापस जा रहा हूँ और मैं इस सरेंडर के का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। ये जुमला बड़ा मानी खेज था। भुट्टो साहब को मालूम हो गया था और अक़वाम मुत्तहिदा में भी मालूम हो गया था कि ढाका में सरेंडर का स्टेज सेट हो चुका है। अब आपके पास 2 ऑप्शन कि या तो ढाका में भारतीय फ़ौज के सामने सरेंडर करें या आप अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़ पर सरेंडर करें। अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़ पर सरेंडर करने में और ढाका के मैदान में सरेंडर करने में जो फ़र्क आगे चल के वाज़े हुआ वो ये था, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए ये जंगबंदी होती, पाकिस्तानी अफवाज का इनखला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर सरपरस्ती अमल में आता और साथ ही भारतीय अफवाज का इनखला भी अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर सरपरस्ती अमल में आता और अवामी लीग और मुजीब की हुकूमत इन प्लेस हो जाती। इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को क्या फ़ायदे होते? नंबर 1, पाकिस्तान को अपने तारीख़ी और रवायती हरीफ भारत के सामने हथियार ना डालने पड़ते। A.K. नियाज़ी और जगजीत सिंह अरोड़ा के दरमियान जो सरेंडर डॉक्यूमेंट है वो ना होता और पाकिस्तान उस शर्मसारी से बच जाता। दूसरा, 93,000 कैदी जो भारत की जेलों में रहे, आप उससे बच जाते और ये पाकिस्तानी फ़ौज अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक सेफ एग्जिट कर ले। नंबर 3, आगे चल के शिमला मुआहदे में पाकिस्तान ने जो
شرائط اندرا گاندھی کی تسلیم کی، جس کے تحت کشمیر بین الاقوامی مسئلے کے بجائے بائی لیٹرل مسئلہ بن گیا، وہ شرائط جو شملہ معاہدے کی ہیں آپ کو اس سے نہ گزرنا پڑتا۔ یہ 3 فائدے تھے جو پاکستان کو یا بچے بچے پاکستان کو ہوتے، اور بنگلہ دیش کو یہ فائدہ ہوتا کہ بعد میں مجیب اور اندرا گاندھی کے درمیان جو معاہدہ ہوا، جس میں مجیب کو بھارتی بالادستی کی تمام شرائط منظور کرنی پڑی، وہ بھی شاید اس سے بچ جاتا۔ لیکن بھٹو صاحب نے اپنا سیاسی مستقبل دیکھتے ہوئے، اپنی انا کی خاطر یا اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے یہ مناسب سمجھا کہ اقوام متحدہ کی میز پر سرنڈر کا حصے دار نہ بنے، جو انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا، کیونکہ ہوتا یہ کہ یہاں جو ان کے مخالفین تھے، جس میں یحییٰ خان سمیت، سارا ذمہ بھٹو صاحب پر ڈال دیتے، وہ اس کے باوجود بھی ان پر ڈالتے ہیں، اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا سیاسی جو کیریئر ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا۔ لیکن جو مقبولیت بھٹو کو مغربی پاکستان کے عوام میں اس وقت حاصل تھی، سیاسی تدبر کا تقاضا یہ تھا کہ بھٹو اس کو سیاسی محاذ پہ اگر کاؤنٹر کرتا تو کامیاب ہو سکتا تھا۔ دائیں بازو کی جماعتیں اور یحییٰ خان نے یقیناً یہ ان پر ڈالنا تھا، یہ پوری شکست کی ذمہ داری، اور یہ کہ میز پر انہوں نے پاکستان کو کھو دیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ ان کے سیاسی کیریئر کو ایک طرف رکھتے ہوئے پاکستان کے مفاد کے حوالے سے سوچیں تو سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت سرنڈر پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے عوام کے لیے ایک بہتر آپشن تھا، بجائے جو 16 دسمبر کو ڈھاکہ کے میدان میں سرنڈر ہوا۔ پاکستانی سیاست کو جاننے اور سمجھنے کے لیے زاہد چودھری اور حسن جعفر زیدی کی 12 جلدوں پر مشتمل بہترین کتابوں کا سیٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ اب آن لائن دستیاب ہے۔ آرڈر کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.vnbooks.com.pk یا دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔